हेलो स्टूडेंट, कल्याणी आईएएस अकेडमी को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं लखन दायमा, आपको एमपीपीएससी मेंस एग्जाम के लिए सेकंड पेपर का फर्स्ट पार्ट पढ़ा रहा हूं, जिसका नाम है संविधान, शासन व्यवस्था, राजनीति तथा प्रशासनिक संरचना। फ्रेंड, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं इकाई 5 के बारे में। अब इकाई 5 के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे तो ये देखिए इसमें। तो इकाई 5 में पहला होगा इसमें प्रशासन एवं प्रबंधन। इसके अंतर्गत आपसे क्या क्या पूछा जाएगा तो प्रशासन एवं प्रबंधन का अर्थ, उसकी प्रकृति एवं उसका महत्व। इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा विकसित एवं विकासशील समाज में लोक प्रशासन की भूमिका। ये पहला टॉपिक होगा आपका। इसके बाद फिर अगला टॉपिक आता है कि एक विषय के रूप में लोक प्रशासन का विकास, ये आपसे पूछा जाएगा। इसके बाद फिर अगला टॉपिक आता है इसमें नवीन लोक प्रशासन और लोक प्रशासन के सिद्धांत, ये आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद फिर अगला आता है इसमें अवधारणाएं। इन अवधारणाओं के अंतर्गत आपसे क्या क्या पूछा जाएगा तो इन अवधारणाओं के अंतर्गत आपसे पहला पूछा जाएगा शक्ति, फिर इसके बाद में सत्ता, फिर प्राधिकार या प्राधिकारी, इसके बाद फिर उत्तरदायित्व, फिर इसके बाद में प्रत्यायोजन, ये आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद फिर अगला आता है संगठन के सिद्धांत, फिर पद सोपान, फिर नियंत्रण का क्षेत्र और आदेश की एकता, ये आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद फिर अगला टॉपिक आता है इसमें लोक प्रबंधन के नवीन आयाम, फिर इसके बाद में परिवर्तन का प्रबंधन, फिर इसके बाद में अगला पूछा जाएगा विकास प्रशासन। ये इतने टॉपिक आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे फ्रेंड, जो आपको ध्यान रखना है। तो ये जो टॉपिक है इनमें से 3 नंबर, 5 नंबर, इसके बाद फिर 11 नंबर, इनके क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इसमें हम शुरू करेंगे सबसे पहले प्रशासन एवं प्रबंधन। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं प्रशासन को। अब प्रशासन का अर्थ क्या होता है, इसकी विशेषताएं क्या हैं, फिर इसका महत्व क्या है, ठीक है, और इसकी परिभाषाएं किस किस विद्वान ने दी है, ये हम आपको इसके अंतर्गत पढ़ाएंगे। तो पहले देखिए इसमें प्रशासन। और जो प्रशासन होता है फ्रेंड, तो प्रशासन यह अंग्रेजी का जो एडमिनिस्ट्रेशन शब्द होता है, इसका हिंदी रूपांतरण होता है। ठीक है, तो प्रशासन शब्द अंग्रेजी शब्द का जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसका हिंदी रूपांतरण है, और जो एडमिनिस्ट्रेशन शब्द होता है तो यह लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बनता है। तो लैटिन भाषा के 2 शब्द कौन से, तो एक होता है एड और दूसरा होता है मिनिस्ट्रियर। ठीक है, ये 2 शब्दों से इस एडमिनिस्ट्रेशन शब्द की उत्पत्ति हुई है, और ये जो 2 शब्द है एड और मिनिस्ट्रियर, ये लैटिन भाषा के 2 शब्द हैं। तो 3 नंबर में आपसे क्वेश्चन यहीं से पूछा जा सकता है कि बताइए जो प्रशासन शब्द को इंग्लिश में एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं, तो इसकी उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो आपको याद रखना इसमें लैटिन भाषा से हुई है। इसका अर्थ क्या हो जाता है, तो प्रशासन का अर्थ हो जाता है कि प्रबंध करना, सेवा करना, कार्यों की व्यवस्था करना तथा व्यक्तियों की देखभाल करना, ये इतने इसके अर्थ होते हैं प्रशासन के। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो 3 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रशासन का अर्थ क्या होता है, तो यह प्रशासन का अर्थ आपको लिखना है। ठीक है, अब प्रशासन कब से शुरू हुआ है या कब से चला आ रहा है, तो प्राचीन काल की हम बात करें तो प्राचीन काल में प्रशासन था, फिर मध्य काल में भी था, और आधुनिक काल में भी प्रशासन चल रहा है। बिना प्रशासन के कोई कार्य हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब चाहे तानाशाही हो, चाहे लोकतंत्र का जमाना हो, प्रशासन की आवश्यकता हर क्षेत्र में होती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद देखिए इसका अर्थ क्या हो जाता है फिर, तो इसका हमने अर्थ बताया अभी आपको एडमिनिस्ट्रेशन का। अब इसका एक संपूर्ण अर्थ क्या होता है, तो देखिए इसमें कि ठीक तरह से समय और कम खर्च में सामूहिक रूप से कार्य करने की व्यवस्था को प्रशासन कहा जाता है। ये प्रशासन का अर्थ होता है। या फिर आप इसको दूसरे शब्दों में भी याद रख सकते हैं। तो दूसरा अर्थ देखिए इसका कि किसी उद्देश्य की प्राप्ति हेतु किया जाने वाला सहयोगात्मक प्रयास ही प्रशासन होता है। ठीक है, जब प्रशासन सामान्य लोगों के कल्याण से संबंधित होता है। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि जो प्रशासन होता है इसमें सामूहिक प्रयास और समान लक्ष्य ये जरूर होता है। ठीक है, क्योंकि बिना सामूहिक प्रयास के कोई कार्य होगा ही नहीं, और जब तक कोई भी लक्ष्य नहीं होगा तब तक आप प्रशासन कैसे करेंगे। ठीक है, तो हमारी सरकार भी कोई ना कोई लक्ष्य को ध्यान में रखकर ही प्रशासनिक कार्य करती है।
तो ये आपको ध्यान रखना है। तो प्रशासन में क्या होता है, तो प्रशासन में उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सहयोगात्मक प्रयास होता है, वही प्रशासन होता है। तो ध्यान रखना फ्रेंड, प्रशासन में सामूहिक प्रयास और समान लक्ष्य ये जरूर होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद देखिए आगे कि मूलतः प्रशासन एक ऐसी प्रक्रिया है जो सभी सामूहिक प्रयासों में, चाहे वह सार्वजनिक हो, निजी हो या असैनिक हो, इन सभी में यह प्रक्रिया पाई जाती है। ये आपको ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद में जो आधुनिक प्रशासन है हमारा, तो आधुनिक प्रशासन की विशेषताएं क्या हैं, तो ये 3 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है फ्रेंड कि आधुनिक प्रशासन की विशेषताएं लिखिए। तो आधुनिक प्रशासन की विशेषताएं अगर आपसे पूछी जा रही है तो आपको ये 3 विशेषताएं लिखनी होगी। तो पहली विशेषता हो जाती है कि आधुनिक प्रशासन की विशेषताओं में पहली विशेषता है कि इसके कार्यों में जटिलता उत्पन्न हुई है। ठीक है। इसके बाद फिर दूसरा है कि इसके कार्यों में असाधारण वृद्धि हुई है। इसके बाद फिर तीसरा इसकी विशेषता होती है आधुनिक प्रशासन की कि इसके उद्देश्य पूर्ण रूप से बदल गए हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में आपसे 3 नंबर में पूछा जा सकता है कि आधुनिक प्रशासन की विशेषताएं बताइए। तो ये 3 विशेषताएं आपको लिखनी होगी। ठीक है। अब इसके बाद देखिए इसमें आगे कि प्रशासन के स्वरूप को समझने के लिए उसके 4 रूपों का ध्यान रखना आपको जरूरी होता है। ठीक है। तो प्रशासन को समझने के लिए इसके 4 रूप कौन कौन से, ये भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो पहला रूप इसका देखिए, तो पहला रूप यह है कि यह एक ऐसा ज्ञान है जो किसी व्यापारिक, औद्योगिक अथवा राजनीतिक संस्था के अध्ययन से संबंधित होता है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर इसका दूसरा रूप होता है कि सार्वजनिक नीतियों अथवा लक्ष्यों को क्रियान्वित करने वाली क्रियाओं के समूह को प्रशासन कहा जाता है, और ऐसी निरंतर की जाने वाली प्रक्रियाओं की दृष्टि से उसे क्रियाओं तथा समूह को भी प्रशासनिक प्रक्रिया का निष्पादन कार्य करने वाले व्यक्ति समूह की दृष्टि से उसे एक निकाय या संस्था या संरचना माना जाता है। ये इसका दूसरा रूप होता है। और तीसरा रूप क्या होता है, तो तीसरा रूप इसका यह होता है कि प्रशासन एक ऐसी कला है जिसका संबंध प्रबंध करने से होता है। ठीक है। इसके बाद फिर चौथा इसका रूप होता है कि उसे सरकार या कार्यपालिका का पर्याय माना जाता है। तो ये 4 रूप इसके होते हैं जो आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। तो एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रशासन के स्वरूप को समझने के लिए उसके 4 रूप कौन कौन से हैं, तो ये आपको लिखना होगा। 5 नंबर में आपसे यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद फिर आगे देखिए इसमें प्रमुख विद्वानों के द्वारा प्रशासन की कुछ परिभाषाएं दी गई हैं। तो प्रशासन की कुछ परिभाषाएं विद्वानों के द्वारा दी गई हैं। तो इसमें कौन कौन से विद्वान हैं, तो पहले विद्वान का नाम देखिए इसमें एल.डी. वाइट। अब एल.डी. वाइट ने प्रशासन की परिभाषा कौन सी दी है, तो देखिए इन्होंने कहा है कि प्रशासन की कला किसी लक्ष्य या उद्देश्य को हासिल करने के लिए अनेक व्यक्तियों का निर्देशन, समन्वय और नियंत्रण है। ये इन्होंने कहा है एल.डी. वाइट ने, ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर अगला आ जाता है हर्बर्ट ए. साइमन। तो हर्बर्ट ए. साइमन ने कहा है कि अपने व्यापक अर्थ में प्रशासन को समान लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सहयोग से काम करते समूहों की गतिविधियों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ये इन्होंने हर्बर्ट ए. साइमन ने प्रशासन की परिभाषा दी है। इसके बाद फिर अगले विद्वान आते हैं लोक प्रशासन के फिफ्नर। तो फिफ्नर ने कहा है कि प्रशासन वांछित लक्ष्यों को हासिल करने के लिए किया जाने वाला मानव और भौतिक संसाधन संगठन और निर्देशन है। ये कहा है फिफ्नर ने। इसके बाद फिर अगले विद्वान का नाम आता है E.N. ग्लाइडन। ठीक है, या E.N. ग्लाइडन भी इनको कहते हैं। तो प्रशासन एक लंबा और थोड़ा आडंबरपूर्ण शब्द है, लेकिन इसका सीधा साधा अर्थ है कि प्रबंध करना, लोगों की देखभाल करना। यह एक निर्धारित उद्देश्य को पूरा करने के लिए किया गया एक सुनियोजित कार्य होता है या सुनिश्चित कार्य होता है। ये इन्होंने परिभाषा दी है E.N. ग्लाइडन ने। तो एग्जाम में आपसे 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एल.डी. वाइट के अनुसार प्रशासन की परिभाषा लिखिए, तो ये आपको याद रखना होगा। या ऐसा भी पूछा जा सकता है कि किसी एक विद्वान के द्वारा
प्रशासन की परिभाषा लिखिए। तो इन विद्वानों के नाम आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद फिर अब आगे देखिए इसमें प्रशासन के लक्षण या उसकी प्रकृति। अब जब प्रशासन होता है तो उसके लक्षण या उसकी प्रकृति क्या है, तो देखिए इसमें तो पहला इसका लक्षण यह होता है कि प्रशासन मानवीय गतिविधियों का निर्देशन और नियंत्रण करता है। ठीक है, मानव के द्वारा, मनुष्य के द्वारा जो भी गतिविधियां की जाती, कार्य किए जाते हैं, उनका निर्देशन करने में और उसका नियंत्रण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है प्रशासन। इसके बाद फिर प्रशासन संगठित प्रणाली से कार्य करता है। तो प्रशासन में कोई एक व्यक्ति कार्य नहीं करता, इसमें सभी लोग साथ मिलकर इसमें कार्य करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे हम देखते हैं कि पुलिस डिपार्टमेंट है या कोई सा भी सरकारी विभाग है या कोई सा भी एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होता है, प्रशासन का रोल, प्रशासन की भूमिका हर क्षेत्र में होती है, क्योंकि प्रशासन के बिना कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो प्रशासन में सभी लोग मिलकर या सभी समूह में कार्य करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि प्रशासन संगठित प्रणाली से कार्य करता है, मतलब सभी लोग इसमें आपस में मिलजुल कर कार्य करते हैं, साथ मिलकर कार्य करते हैं। इसके बाद फिर अगला आता है कि प्रशासन के अंतर्गत निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु प्रयास किए जाते हैं और उद्देश्यों की प्राप्ति में अनेक व्यक्ति सहयोग करते हैं। इसके बाद फिर अगला आता है इसमें कि मनुष्य तथा भौतिक साधनों का समन्वय होता है इसमें। ठीक है, इसके बाद फिर अगला इसका लक्षण होता है कि सामान्य लक्ष्यों अथवा नीति का इसमें पूर्व निर्धारण होता है। इसके बाद फिर अगला आता है संगठन एवं मानवीय सहयोग। फिर इसके बाद में अगला इसका लक्षण होता है कि प्रशासन करने वाले व्यक्ति के पास अधिकार होते हैं, जिसके कारण वह दूसरे से किसी कार्य में सहयोग लेता है और प्रशासन के उद्देश्यों जैसे सामाजिक न्याय की प्राप्ति करना, इसके बाद फिर सड़कें, पुल, बांध बनाना, इसके बाद टीकाकरण करना आदि, ये सभी किसके अंतर्गत आ जाते हैं, प्रशासन के अंतर्गत आते हैं। तो जो व्यक्ति प्रशासन करता है या जो अधिकारी वर्ग होता है उसके पास कुछ अधिकार होते हैं और उन अधिकारों के तहत वह अपने अधीनस्थों से कार्य करवाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। अब इसके बाद देखिए इसमें आगे अगला आता है प्रशासन का महत्व या प्रशासन की आवश्यकता। तो प्रशासन का महत्व क्या है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ध्यान रखिए फ्रेंड, प्रशासन का हमने अभी आपको बताया है लक्षण, ये भी आपसे एग्जाम में 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है या प्रकृति भी आपसे पूछी जा सकती है। तो याद रखना लक्षण या प्रकृति एक ही है, उसमें कंफ्यूज मत होना आप। ठीक है, तो 5 नंबर में प्रशासन के लक्षण या उसकी प्रकृति आपसे पूछी जा सकती है और 5 नंबर में ही प्रशासन का महत्व या आवश्यकता भी पूछा जा सकता है। तो देखिए इसमें प्रशासन का महत्व क्या है। तो पहला महत्व यह है कि निजी संगठन या सामान्य नगरीय व्यवस्था संचालन से लेकर एक राष्ट्र के रूप में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों एवं दायित्वों के निर्वहन तक होती है। ठीक है, इसके बाद फिर दूसरा महत्व है इसका कि अकाल, बाढ़, युद्ध, मलेरिया, अज्ञान, शोषण, असमानता या भ्रष्टाचार जैसे कई अन्य समस्याएं, ठीक है, तो आदि समस्याओं से निपटने में प्रशासन की सहायता के बिना कुछ भी कार्य संभव नहीं होता है या कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता। तो हर क्षेत्र में हम देखते हैं कि प्रशासन की भूमिका होती है, प्रशासन की आवश्यकता होती है। इसके बाद फिर अगला है कि प्रशासन की आवश्यकता सभी निजी और सार्वजनिक संगठनों में भी होती है। ठीक है, इसके बाद फिर अगला आता है कि प्रशासन सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तनों को संस्थागत रूप देता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद फिर बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक सेवाओं को बनाए रखता है, ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है। इसके बाद फिर अगला आता है कि समाज के कमजोर वर्गों की सुरक्षा के संदर्भ में प्रशासन का अधिक महत्व होता है, ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। इसके बाद फिर अगला आता है कि लोकमत के निर्माण में प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, लोकमत का मतलब जनता का मत, तो जनता के मत के निर्माण में भी प्रशासन की भूमिका होती है। इसके बाद फिर अगला महत्व आता है कि वर्तमान कल्याणकारी राज्य में नीति क्रियान्वयन का आधार प्रशासनिक ढांचा ही होता है। ठीक है, आज हम देखते हैं कि वर्तमान समय
कल्याणकारी राज्य का है। तो कल्याणकारी राज्य में नीतियों के क्रियान्वयन करने में भी प्रशासन का महत्वपूर्ण रोल होता है या इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके बाद फिर अगला आता है कि प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था एवं निजी संगठन को प्रशासन की आवश्यकता होती है, चाहे वह लोकतांत्रात्मक हो या समाजवादी हो या फिर तानाशाही हो। ठीक है, तो कोई सा भी संगठन हो या फिर सरकारी संगठन हो चाहे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो, प्रशासन की आवश्यकता सभी को होती है। बिना प्रशासन के कार्य संभव है ही नहीं। इसके बाद फिर अगला आता है कि निजी क्षेत्र में प्रशासन के नियमों का कठोरता से पालन कर संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त किया जाता है। ठीक है, इसके बाद फिर अगला आता है इसमें कि यह आर्थिक विकास एवं समृद्धि दर बनाए रखने में भी सहायक होता है। इसके बाद फिर अगला आता है कि यह राजनीतिक व्यवस्था की रक्षा करता है। ठीक है, तो भारत में हम देखते हैं, भारत के विश्व में कहीं पर भी देखिए आप, किसी भी देश में या भारत में या भारत के किसी राज्य क्षेत्र में देखिए, तो हम देखते हैं कि हर स्थान पर हर जगह प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और प्रशासन के कारण ही राजनीतिक व्यवस्था सुचारू रूप से चल पाती है। अगर प्रशासनिक अधिकारी कार्य नहीं करेंगे, अगर प्रशासन ठीक से नहीं होगा, तो जो राजनीतिक व्यवस्था है वह अस्त व्यस्त हो जाएगी। इसके बाद फिर आगे देखिए कि समाज में व्यवस्था एवं स्थिरता बनाए रखने में भी प्रशासन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके बाद फिर अगला आता है कि सार्वजनिक नीति एवं राजनीतिक प्रवृत्ति की अनुकूल दशा को निर्धारित करता है प्रशासन। इसके बाद फिर एडी गोरवाला, इन्होंने इसके बारे में कहा है प्रशासन के बारे में। तो देखिए एडी गोरवाला ने कहा था कि प्रजातंत्र में योजनाओं की सफलता के लिए एक स्वच्छ, कुशल एवं निष्पक्ष प्रशासन का होना अत्यंत आवश्यक है। ये इन्होंने कहा था एडी गोरवाला ने। तो ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। तो प्रशासन के बारे में हमने आपको बताया है। तो ये था प्रशासन का महत्व या उसकी आवश्यकता। ठीक है, तो यह भी आपसे 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 5 नंबर में कैसे पूछेगा, तो आपसे पूछा जाएगा कि प्रशासन का महत्व लिखिए या आवश्यकता लिखिए। ठीक है, या फिर थोड़ा सा आपको घुमा फिरा कर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आधुनिक समय में या वर्तमान में प्रशासन का महत्व क्या है, लिखिए। तो आपको यही लिखना होगा 5 नंबर में। ठीक है फ्रेंड, अब इसके बाद देखिए इसमें लोक प्रशासन। तो ये तो हमने बताया अभी आपको प्रशासन के बारे में। अब आपको पढ़ाते हैं लोक प्रशासन के बारे में। तो लोक प्रशासन क्या है, तो ये इसमें देखिए अब आप। तो जो लोक प्रशासन शब्द होता है यह 2 शब्दों से मिलकर बनता है, लोक धन प्रशासन, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो जो लोक प्रशासन शब्द होता है ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें पहला शब्द होता है लोक और दूसरा शब्द होता है प्रशासन। 2 शब्दों से मिलकर बनता है। अब जो लोक शब्द होता है इसे इंग्लिश में पब्लिक कहा जाता है और जो प्रशासन शब्द होता है उसे इंग्लिश में एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है। ठीक है, अब जो लोक शब्द होता है या पब्लिक शब्द होता है इसके 2 अर्थ होते हैं। तो एक तो अर्थ होता है जनता और दूसरा अर्थ होता है सरकार। ठीक है, लेकिन हम लोक प्रशासन आपको पढ़ा रहे हैं तो इसलिए आपको यहाँ पर लोक का अर्थ जनता नहीं बल्कि लोक का अर्थ आपको सरकार याद रखना है। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद फिर ऐसे ही यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन शब्द होता है तो एडमिनिस्ट्रेशन शब्द का अर्थ क्या क्या हो जाएगा, तो इसका पहला अर्थ होगा प्रबंध करना, दूसरा अर्थ होगा व्यवस्था करना और इसके बाद फिर देखभाल करना। ये एडमिनिस्ट्रेशन का या प्रशासन का अर्थ होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका पूरा कंप्लीट एक संपूर्ण अर्थ क्या हो जाएगा, तो इसका अर्थ होगा कि किसी भी देश की सरकार के द्वारा जनता के कल्याण के लिए किए जाने वाले सभी कार्य लोक प्रशासन कहलाते हैं। अब भारत सरकार की बात करें चाहे विश्व में किसी भी देश की बात करें अपन, तो जिस देश की सरकार के द्वारा जनता के कल्याण के लिए जितने भी कार्य किए जाते हैं सभी कार्य लोक प्रशासन के अंतर्गत आते हैं। जैसे हमारे भारत में भी हम बात करें तो भारत में भी भारत सरकार जनता के कल्याण के लिए बहुत सारे कार्य करती है, बहुत सारी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। जो गरीब वर्ग हैं, जो पिछड़ा हुआ तबका है, उसको आगे बढ़ाने के लिए सरकार कई प्रयास कर रही है और कई कल्याणकारी कार्य कर रही है। ठीक है फ्रेंड, तो इन सभी को मिलाकर सरकार के द्वारा जनता के कल्याण के लिए जितने भी कार्य किए जाते हैं वे सब लोक प्रशासन के अंतर्गत आते हैं।
तो ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। इसका अर्थ 3 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लोक प्रशासन का अर्थ क्या है, तो ये आपको लिखना होगा। अब इसके बाद देखें यहाँ पर अगला जाता है कि लोक प्रशासन की परिभाषा। अब लोक प्रशासन की परिभाषा कुछ विद्वानों के द्वारा दी गई है, तो कौन कौन से विद्वानों ने कौन कौन सी परिभाषा दी है, तो इसमें सर्वप्रथम हम आपको पढ़ाते हैं वुडरो विल्सन के बारे में। तो सबसे पहले परिभाषा देखिए वुडरो विल्सन की, और ये वुडरो विल्सन लोक प्रशासन के जनक भी कहलाते हैं, या इन्हें लोक प्रशासन का पिता भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है तो आगे मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। अभी तो यहाँ पर सिर्फ परिभाषा की हम बात कर रहे हैं, इसलिए हम आपको ज़्यादा अभी यहाँ पर नहीं बता रहे हैं। तो देखिए इनके द्वारा दी गई परिभाषा लोक प्रशासन की, तो इन्होंने कहा है कि लोक प्रशासन विधि अथवा कानून को विस्तृत एवं क्रमबद्ध रूप में कार्यान्वित करने का नाम है, और कानून को क्रियान्वित करने की प्रत्येक क्रिया एक प्रशासनिक क्रिया होती है। ये इन्होंने कहा है वुडरो विल्सन ने, ठीक है। अब इसके बाद फिर अगले आ जाते हैं एल.डी. वाइट के अनुसार। तो एल.डी. वाइट के अनुसार लोक प्रशासन की परिभाषा क्या है, तो देखिए इसमें तो इन्होंने कहा है कि लोक प्रशासन में वे सभी कार्य आ जाते हैं जिनका उद्देश्य लोक नीति को पूरा करना होता है, ठीक है। ये इन्होंने कहा है एल.डी. वाइट ने। इसके बाद फिर ऐसे ही अगले विद्वान का नाम आता है हर्बर्ट साइमन। तो हर्बर्ट साइमन ने भी लोक प्रशासन की परिभाषा दी है। इन्होंने कहा है कि लोक प्रशासन का अर्थ उन क्रियाओं से है जो केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकारों की कार्यपालिका शाखाओं के द्वारा संपादित की जाती है, उसे हम लोक प्रशासन कहते हैं। तो ये अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग लोक प्रशासन की परिभाषा दी है। तो एग्जाम में आपसे 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लोक प्रशासन की परिभाषा लिखिए। अगर इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो इन विद्वानों में से किसी एक विद्वान की परिभाषा आपको लिखना होगा। इसमें सबसे सरल परिभाषा है एल.डी. वाइट की, ठीक है। कम शब्दों में भी है और आपको जल्दी याद हो जाएगी। तो इसमें सिर्फ आपको याद रखना है एल.डी. वाइट की परिभाषा में कि लोक प्रशासन में वे सभी कार्य आ जाते हैं जिनका उद्देश्य लोक नीति को पूरा करना होता है, ठीक है। बस इतनी सी छोटी सी परिभाषा है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद देखिए इसमें आगे अगला आ जाता है लोक प्रशासन का क्षेत्र। अब लोक प्रशासन का क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक व्याप्त है, इसके बारे में आपको अब हम पढ़ाते हैं। तो देखिए इसमें जो लोक प्रशासन का क्षेत्र है उसका अर्थ यह है कि लोक प्रशासन का क्षेत्र विस्तार कहाँ तक फैला है, ठीक है। अब इसका क्षेत्र निम्नलिखित तरीके से आता है, मतलब इसका जो क्षेत्र है इसको 5 पार्ट में हमने डिवाइड किया है, ठीक है। तो पहला पार्ट यहाँ पर आ जाता है व्यापक दृष्टिकोण। अब व्यापक दृष्टिकोण के अंतर्गत लोक प्रशासन के क्षेत्र में किसको किसको शामिल किया गया है। व्यापक का अर्थ होता है बड़ा, फैला हुआ। तो जो बड़ा है व्यापक दृष्टिकोण है, तो इसके अंतर्गत किसको किसको शामिल किया गया इसमें देखिए। तो इसमें सरकार के तीनों अंग, तो तीनों अंग कौन कौन से, तो पहला हो जाता है कार्यपालिका, दूसरा हो जाता है विधायिका, या विधायिका को हम कहते हैं व्यवस्थापिका, और तीसरा सरकार का अंग होता है न्यायपालिका। तो इन तीनों अंगों को व्यापक दृष्टिकोण में शामिल किया जाता है, ठीक है। इसके समर्थक या इसके विद्वान कौन कौन है, तो आपको याद रखना होगा। इसके समर्थकों में या इसके विद्वानों में एल.डी. वाइट आते हैं, इसके बाद मार्क्स आते हैं, डेमोक आते हैं, फिर इसके बाद में नेग्रो और फिपनर, ये इस प्रकार के विद्वान इसमें आते हैं या व्यापक दृष्टिकोण के समर्थक हैं। इनके नाम आपको याद रखना होगा। 3 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्यापक दृष्टिकोण के अंतर्गत सरकार के किन किन अंगों को शामिल किया गया है तथा इनके विद्वान कौन कौन हैं, तो ये आपको याद रखना होगा। फिर दूसरा आता है संकुचित दृष्टिकोण। अब संकुचित का मतलब होता है छोटा, संकीर्ण, ठीक है। तो फिर इस दृष्टिकोण का संबंध किससे है, तो इस दृष्टिकोण का संबंध सिर्फ और सिर्फ कार्यपालिका शाखा से होता है। मतलब इसमें किसको शामिल किया गया है, तो इसमें सिर्फ सरकार का एक अंग कार्यपालिका को इसमें शामिल किया गया है। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना होगा, ठीक है फ्रेंड। अब इसके बाद फिर इसके विद्वान कौन कौन है, मतलब इसके समर्थक कौन कौन है, तो इसके कुछ समर्थक हैं। तो इसके समर्थकों में देखिए पहला विद्वान का नाम आता है हर्बर्ट साइमन, इसके बाद फिर गुलिक, फिर आर्डवे टेड, फिर थॉम्सन, फिर हेनरी फ्योल और H.F. विलोबी।
ये ऐसे विद्वान आते हैं संकुचित दृष्टिकोण के अंतर्गत। तो इन विद्वानों ने इस संकुचित दृष्टिकोण का समर्थन किया है। तो ये सब आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। अब इसके बाद देखिए अगला क्षेत्र आता है तीसरा, पोस्ट गौरव। ठीक है, और जब पोस्ट गौरव होता है तो पोस्ट गौरव दृष्टिकोण ये किसने दिया है, फिर पोस्ट गौरव का अर्थ क्या होता है, ये सब आपको हम डिटेल में बताएंगे। तो देखिए इसमें कि जो तीसरा क्षेत्र होता है लोक प्रशासन का, वह है पोस्ट गौरव। ठीक है, अब पोस्ट गौरव ये क्या है, तो देखिए इसमें आगे, तो लोक प्रशासन के क्षेत्र से संबंधित इस दृष्टिकोण या इस उपागम की वकालत लूथर गुलिक ने की थी। अर्थात जो पोस्ट गौरव दृष्टिकोण है यह किसने दिया था, तो यह लूथर गुलिक ने दिया था। ये आपको ध्यान रखना है। तो लोक प्रशासन के विद्वानों में से एक प्रसिद्ध विद्वान है जिनका नाम है लूथर गुलिक। इस लूथर गुलिक ने पोस्ट गौरव दृष्टिकोण या पोस्ट गौरव सिद्धांत दिया था और इनका यह मानना था कि प्रशासन 7 तत्वों से बनता है। उन्होंने इन तत्वों के इस प्रथम अक्षर, तो प्रथम अक्षर यहाँ पर जैसे POSDCORB में इनको जोड़ा है, जिसका प्रत्येक वर्ण प्रशासन के एक तत्व को दर्शाता है। ये आपको ध्यान रखना होगा। फिर इसके बाद में लूथर गुलिक प्रशासन के इन 7 तत्वों मुख्य कार्यपालिका कार्यों की निम्न रूप से व्याख्या करते हैं। तो लूथर गुलिक ने प्रशासन के 7 तत्वों की व्याख्या की है, जिसमें पहला आ जाता है प्लानिंग। ठीक है, तो यहाँ पर जो पोस्ट गौरव शब्द इन्होंने दिया है, तो ये पोस्ट गौरव को 7 शब्दों से मिलाकर उन्होंने बनाया है। तो 7 अक्षर कौन कौन से हैं, तो पहला देखिए इसमें प्लानिंग। तो यहाँ पर जो P है इन्होंने दिया है, तो P से उन्होंने क्या बनाए हैं, यहाँ पर प्लानिंग। P से प्लानिंग, प्लानिंग को हिंदी में कहते हैं योजना। ठीक है, तो किसी भी संगठन को सफल बनाने के लिए, किसी भी संगठन के संचालन के लिए योजना बहुत जरूरी होती है। ठीक है, अगर संगठन में रहते हुए बिना योजना के कोई कार्य किया जाएगा तो कभी भी संगठन सफल नहीं हो सकता और संगठन को सफलता भी प्राप्त नहीं होगी। ठीक है, तो इसमें उन्होंने कहा है कि एक व्यापक ढांचे में आवश्यक कामों को करना और उपक्रम के तय लक्ष्य को पूरा करने के लिए इन कामों को करने की पद्धति तैयार करना। ठीक है, तो बिना योजना के कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता, ये आप भी जानते हैं। हम हमारे घर में भी रहते हैं तो घर के सदस्य भी कोई ना कोई कार्य करने के लिए योजना तय करते हैं, उसके बाद ही कार्य करते हैं। ऐसे हमारी सरकार भी अगर कोई कार्य करती है तो पहले योजना बनाती है। ऐसे जितने भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं तो इन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में भी पहले योजना बनाई जाती है, उसके बाद फिर कार्य किए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर दूसरा अक्षर आता है इसमें O। ठीक है, तो O से इन्होंने क्या बनाया फ्रेंड, तो O से इन्होंने ऑर्गेनाइजिंग बनाया है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनाइजिंग को हिंदी में कहा जाता है संगठित करना। तो किसी भी कार्य को सफल बनाने के लिए एक संगठन का होना बहुत ज़रूरी है और इसमें जितने भी कार्यकर्ता हैं या जितने भी कर्मचारी हैं इनको संगठित करके रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना संगठन के कोई भी कार्य संभव नहीं है। अकेला व्यक्ति कोई भी एक कार्य नहीं कर सकता। ठीक है, तो जब अकेला व्यक्ति कोई भी कार्य नहीं कर सकता, इसलिए संगठन की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो कोई भी कार्य या किसी भी कंपनी हो चाहे सरकार का कोई कार्य हो, उसको सफल करने के लिए एक अच्छी टीम का होना बहुत ज़रूरी है, एक अच्छे संगठन का होना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए इसमें इन्होंने कहा है लूथर गुलिक ने कि प्राधिकार मतलब सत्ता के औपचारिक ढांचे की स्थापना करना, जिसके द्वारा कार्य उप विभाजनों को तय लक्ष्य के लिए व्यवस्थित, परिभाषित और समन्वित किया जाता है। इसमें संगठन में जितने भी सदस्य होते हैं इनको सभी को निर्देश दिया जाता है, इनका एक लक्ष्य होता है। ठीक है, और फिर सभी ये साथ साथ कार्य करते हैं। इसके बाद फिर आगे देखिए इसमें अगला आ जाता है स्टाफिंग। ठीक है, अब जब पोस्ट गौरव होता है तो पोस्ट गौरव में एस से क्या बनाया उन्होंने, स्टाफिंग, जिसका अर्थ हो जाता है हिंदी में कर्मचारियों को रखना या कर्मचारियों की भर्ती करना। तो इसके अंतर्गत क्या करना है, तो इसके अंतर्गत कर्मचारियों की भर्ती करना है। इसके बाद वो कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना है, उनको प्रशिक्षण देना है, ट्रेनिंग देना है कि कार्य कैसे करना है और काम करने की बेहतर स्थितियां बनाए रखने का उन्हें संपूर्ण कार्मिक कार्य भी सौंपना है। तो किसी भी कार्मिक को जब भर्ती किया जाएगा
तो एकदम से उसे काम का नॉलेज नहीं होता है, तो उसे ट्रेन किया जाता है, उसको ट्रेनिंग दी जाती है कि ऐसे ऐसे आपको कार्य करना है, ठीक है। फिर इसके बाद में जो भी उसके लायक काम हो उसे काम सौंप दिया जाना चाहिए। इसके बाद फिर अगला आता है डी। तो पोस्ट डिकॉर्प में डी से उन्होंने बनाया है डायरेक्टिंग, और डायरेक्टिंग को हिंदी में कहा जाता है निर्देशित करना, ठीक है। तो इसमें उन्होंने कहा है कि कोई भी लक्ष्य प्राप्त करने के लिए एक किसी भी उच्चाधिकारी के द्वारा अपने अधीनस्थों को निर्देश देना जरूरी है। तो उन्होंने कहा है कि निर्णय लेने और उन निर्णयों को विशिष्ट एवं सामान्य आदेशों और निर्देशों में समायोजित करने का निरंतर कार्य और उपक्रम के नेता की भूमिका का निर्वाह करना। तो इसमें जो उच्चाधिकारी होता है वह अपने अधीनस्थों को आदेश देता है, ठीक है। इसके बाद समय समय पर आदेश, समय समय पर निर्देश दिया जाता है, जिसके कारण जो अधीनस्थ होते हैं या निम्न स्तर पर जो कर्मचारी होते हैं, कार्मिक होते हैं, वे अपना कार्य ठीक ढंग से कर पाते हैं। इसके बाद फिर अगला आ जाता है पोस्ट डिकॉर्प में CO। तो CO का यहाँ पर अर्थ हो जाता है कोऑर्डिनेटिंग। तो कोऑर्डिनेटिंग को हिंदी में कहा जाता है तालमेल करना, ठीक है। अब इसका अर्थ क्या, इसका अर्थ उन्होंने क्या बताया, तो इन्होंने कहा है कि संगठन में तालमेल होना बहुत ज़रूरी होता है। इसको हम सरल भाषा में या सरल शब्दों में आप इसको याद रख सकते हैं, प्रयत्नों की समकालिकता, ठीक है। तो प्रयत्नों की समकालिकता का मतलब क्या हो जाता है, मतलब सहयोग तो हो पर सहयोग के साथ साथ सबका तालमेल भी होना जरूरी है। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, समन्वय नहीं होगा, तालमेल नहीं होगा तो कोई भी कार्य ठीक से नहीं हो पाएगा और जो संगठन का लक्ष्य है वह लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाएगा, संगठन सफल नहीं हो पाएगा। इसलिए तालमेल का होना बहुत ज़रूरी है। आप आपके घर में भी जो भी कार्य करते हैं तो सब मिलजुल कर ही कार्य करते हैं, सब तालमेल से ही कार्य करते हैं। ऐसे ही जब संगठन में भी हम कार्य करते हैं तो सबको मिलजुल कर तथा तालमेल से ही कार्य करना पड़ता है, समन्वय करके ही कार्य करना पड़ता है। तो इसमें लूथर गुलिक ने कहा है कि प्रयत्नों की समकालिकता, मतलब आप इसको एक शब्द में याद रख सकते हैं, कोऑर्डिनेटिंग को या तालमेल को, कि प्रयत्नों की समकालिकता। और यह कार्य के विभिन्न अंगों का आपस में संबंध स्थापित करने का एक बेहद अहम काम होता है, ठीक है। इसके बाद फिर पोस्ट डिकॉर्प में अगला आता है आर से रिपोर्टिंग। ये लूथर गुलिक ने शब्द बनाया है। तो रिपोर्टिंग का हिंदी अर्थ हो जाता है सूचना देना या प्रतिवेदन देना, ठीक है, या रिपोर्ट देना। अब इसमें क्या होता है कि जो भी कोई कार्य किया जाए तो उसका या उसकी सूचना देना बहुत ज़रूरी होता है, उसकी रिपोर्ट देना जरूरी है, प्रतिवेदन जरूरी है। क्योंकि आपने अगर कोई कार्य किया और सूचना प्राप्त नहीं हुई तो फिर गलत हो जाएगा। तो इसलिए उन्होंने कहा है लूथर गुलिक ने कि उन लोगों को सूचित करना जिनके प्रति कार्यपालिका चल रहे कार्यों को लेकर जवाबदेह है। इसमें रिकॉर्ड, शोध और जांच के द्वारा स्वयं और अपने अंतर्गत काम करने वालों को सूचित करना शामिल होता है, ठीक है। इसके बाद फिर पोस्ट डिकॉर्प का अंतिम अक्षर होता है बी। तो बी से उन्होंने बनाया है बजटिंग, ठीक है। बजटिंग इसका हिंदी अर्थ होता है बजट बनाना, ठीक है। तो उन्होंने कहा है कि वह सब कुछ जो वित्तीय नियोजन, हिसाब रखने और नियंत्रण रखने के रूप में बजट बनाने के साथ होता है, ठीक है। तो उन्होंने कहा है लूथर गुलिक ने कि कोई भी संगठन है, अगर संगठन के पास पैसा नहीं है, बजट नहीं है, तो वह संगठन सफल नहीं हो सकता। क्योंकि बिना वित्त के कोई भी कार्य संभव है ही नहीं, बिना रुपए पैसे का कोई कार्य नहीं होता। आप कितनी भी योजना बना लीजिए, कितने सदस्यों को इकट्ठा कर लीजिए, संगठन बना लीजिए, अगर आपके पास पैसा नहीं है, वित्त की व्यवस्था नहीं है, अगर आपका बजट सही नहीं है तो कार्य आपका सफल नहीं होगा। इसलिए एक बजट होना बहुत ज़रूरी है, पैसा का होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद फिर संगठन में कितना खर्चा हुआ, कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, ये सारे हिसाब रखना उसमें ज़रूरी होता है, ठीक है फ्रेंड। तो ये पोस्ट डिकॉर्प का सिद्धांत यहाँ पर खत्म हो जाता है जो लूथर गुलिक के द्वारा दिया गया था। तो यह लोक प्रशासन का तीसरा क्षेत्र समाप्त हो जाता है। अब अगला क्षेत्र देखिए फ्रेंड, इसमें विषय वस्तु दृष्टिकोण, ठीक है। अब जो विषय वस्तु दृष्टिकोण होता है तो यह दृष्टिकोण यह बातें करता है या यह वकालत करता है कि प्रशासन की समस्याएं सभी एजेंसियों में समान होती है, चाहे उनके द्वारा किए जा रहे कार्य
विशिष्ट प्रकृति कुछ भी हो, मतलब जितने भी संगठन होते हैं तो अलग अलग संगठन होते हैं, ठीक है, अलग अलग संगठन में अलग अलग तरीके से कार्य किया जाता है, लेकिन उनकी जो प्रशासन की समस्याएं होती है, प्रशासनिक समस्याएं होती है, तो ये सबकी कैसी होती है, तो ये लगभग सबकी समान ही होती है। इसके बाद फिर यह इस तथ्य को अनदेखा करता है कि अलग अलग एजेंसियों को अलग अलग समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जबकि ऐसा नहीं है। इसके बाद फिर हर प्रशासनिक संगठन या हर प्रशासनिक एजेंसी का उसकी विषय वस्तु के कारण अपना एक स्थानीय पोस्ट कॉर्प होता है। तो जितने भी संगठन होते हैं सबका अपना अपना पोस्ट कॉर्प होता है, और इसके अतिरिक्त गुलिक की सामान्य पोस्ट कॉर्प तकनीकें भी प्रशासन की विषय वस्तु से प्रभावित होती है। ठीक है, तो जो विषय वस्तु दृष्टिकोण है और जो पोस्ट कॉर्प होता है, तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। अब इसके बाद आगे देखिए, इसमें यह दृष्टिकोण सेवाओं और प्रशासनिक एजेंसी के कार्यों पर जोर देता है और यह दलील देता है कि एक एजेंसी की सारभूत समस्याएं उसकी विषय सामग्री पर निर्भर करती हैं, जैसे सेवाएं और काम जिसमें उसका सरोकार होता है। ठीक है, इसके बाद फिर लेविस मेरियम ने कहा है, तो क्या कहा है लेविस मेरियम ने, तो देखिए इसमें इन्होंने कहा है कि लोक प्रशासन एक दो धारी औजार है। जैसे कैंची की दो धार होती है, ऐसे ही लोक प्रशासन की भी दो धार होती है। तो एक धार कौन सी होती है, तो इन्होंने कहा कि एक धार तो पोस्ट कॉर्प द्वारा समेटे जाने वाले क्षेत्रों का ज्ञान होती है, और दूसरी धार कौन सी होती है, तो बोले दूसरी धार विषय वस्तु का ज्ञान होती है, जिनमें ये तकनीकें प्रयोग की जाती है। और एक प्रभावी औजार बनाने के लिए इन दोनों ही धारों का तीक्ष्ण होना जरूरी होता है। ये इन्होंने कहा है लेविस मेरियम ने, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर शिक्षा की एक शाखा के रूप में लोक प्रशासन की 5 शाखाएं होती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो लोक प्रशासन की शिक्षा की एक शाखा के रूप में 5 शाखाएं कौन कौन सी है, तो पहली शाखा होती है लोक वित्त प्रशासन, दूसरी इसकी शाखा होती है तुलनात्मक एवं विकास प्रशासन, इसके बाद फिर तीसरा है कि लोक नीति विश्लेषण, इसके बाद फिर चौथा होता है सांगठनिक सिद्धांत और व्यवहार, फिर इसके बाद में अगला है लोक कर्मचारी प्रशासन। तो ये इतने 5 शाखाएं होती है लोक प्रशासन की शिक्षा की शाखा के रूप में, तो ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। तो एग्जाम में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक शिक्षा की शाखा के रूप में लोक प्रशासन की कितनी शाखाएं हैं, तो ये 5 शाखाएं हैं और आपको ध्यान रखना होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर लोक प्रशासन का चौथा क्षेत्र विषय वस्तु दृष्टिकोण या विषय वस्तु क्षेत्र समाप्त होता है। अब इसके बाद देखिए इसका 5वां क्षेत्र या 5वां उपागम या 5वां दृष्टिकोण, तो 5वां दृष्टिकोण है लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण। अब आधुनिक लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में सरकार का उद्देश्य आंतरिक एवं बाह्य सुरक्षा तथा न्याय व्यवस्था के साथ साथ जन कल्याण से संबंधित कार्यों को भी करना है। ठीक है, तो जो हमारा लोक प्रशासन होता है यह लोक कल्याणकारी कार्य भी करता है। तो लोक कल्याणकारी कार्य के अंतर्गत हम देखते हैं कि सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है और उन कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा किया जाता है। अब इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू का कहना है, तो इन्होंने कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कि लोक कल्याणकारी राज्य का आधारभूत कार्य सबके लिए समान अवसर उपलब्ध कराना है, अमीरों और गरीबों के बीच अंतर को मिटाना है तथा रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाना है, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। इसके बाद फिर अगला है इसमें कि लोक कल्याणकारी राज्य में प्रशासन के सभी स्तर पर न केवल शिक्षा की व्यवस्था करता है बल्कि विशिष्ट शिक्षण क्षेत्र जैसे मेडिकल, इंजीनियरिंग, व्यावसायिक शिक्षा, ठीक है, आदि के लिए भी व्यवस्था करता है। और इस प्रकार प्रशासन कल्याणकारी योजनाओं एवं सुविधाओं के द्वारा हमारा जीवन सुविधामय बनाने का प्रयास करता है। हमारी सरकार का हमेशा यह प्रयास रहता है कि जो भी पिछड़ा वर्ग है या जो भी बैकवर्ड कंडीशन में है, मतलब इकोनॉमिक रूप से कमज़ोर हैं, उनको आगे बढ़ाना है, उनका आर्थिक रूप से सक्षम बनाना है। इसके बाद फिर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना है और भी तमाम सुविधाएं सरकार की ओर से वंचित वर्गों को प्रदान की जा रही है।
इसके बाद फिर अगला है थॉमस पेन का कथन। तो थॉमस पेन का कथन है कि बहुत अच्छा कार्य करते हुए भी सरकार एक आवश्यक बुराई है और खराब स्थिति में तो वह असहनीय है, लेकिन इस बुराई के साथ जीना हम सभी की बाध्यता है और अब सामाजिक डार्विनवाद का युग नहीं है। ठीक है, तो जो थॉमस पेन का कथन था वो यहाँ पर समाप्त हो गया फ्रेंड। ठीक है, तो आपको इनका कथन याद रखना है। इसके बाद फिर आज हम देखते हैं कि जो सामाजिक वर्तमान में तो अब सामाजिक डार्विनवाद का युग नहीं है, जिसमें यह माना जाता था कि समाज में योग्यतम ही जीवित रह सकता है। ये डार्विनवाद का कहना था। ठीक है, तो जो डार्विन था उसने कहा था कि जो योग्यतम होगा वही जिंदा रहेगा, लेकिन वर्तमान में ऐसा नहीं है। जो योग्य नहीं है उसको भी हमारी सरकार उसका पालन पोषण कर रही है। जो कमजोर व्यक्ति है आर्थिक रूप से उसका पालन पोषण सरकार कर रही है। ठीक है, इसके बाद फिर वर्तमान समाजों की अनेक मानवीय आवश्यकताएं राज्य के अभिकर्ता अर्थात लोक प्रशासन के द्वारा पूरी की जाती है। इसके बाद फिर एल.डी. वाइट के अनुसार, तो एल.डी. वाइट लोक प्रशासन के कल्याण के बारे में क्या कहते हैं या कल्याणकारी लोक प्रशासन के बारे में एल.डी. वाइट का क्या विचार है, तो देखिए इसमें तो इन्होंने कहा कि कभी ऐसा भी समय था जब जनता सरकारी अधिकारियों के दमन के अतिरिक्त और कोई अपेक्षा नहीं करती थी। मतलब इनका कहना था कि एक ऐसा समय था कि जब जनता हमेशा सरकारी अधिकारियों से दमन के अतिरिक्त और कोई अपेक्षा नहीं करती थी। मतलब हमेशा जो अधिकारी वर्ग है ये जनता को प्रताड़ित करते रहते थे। ठीक है, लेकिन बाद में आम जनता ने यह सोचा कि उसे स्वतंत्र तथा भाग्य के भरोसे छोड़ दिया जाए, किंतु आज समाज प्रशासन से विभिन्न प्रकार की सेवाओं तथा सुरक्षा की आशा करता है। ये इन्होंने कहा है एल.डी. वाइट ने। इसके बाद फिर आगे देखिए, इसमें भारत का संविधान भी नीति निर्देशक तत्वों से समाज के दीनहीन तथा निर्योग्यताग्रस्त व्यक्तियों के लिए राज्य द्वारा विशेष प्रयासों तथा कल्याण कार्यक्रमों के लिए लोक प्रशासन को निर्देश देता है। इसके बाद फिर इस प्रकार समस्त मूलभूत मानवीय सामाजिक सेवाओं जैसे चिकित्सा सुविधा, स्वास्थ्य सुविधाएं, परिवार कल्याण, शिक्षा, ऊर्जा, परिवहन, जनसंचार, कृषि, उद्योग आदि का संचालन भी प्रशासन के माध्यम से ही संभव हो पाता है। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर लोक प्रशासन के क्षेत्र समाप्त हो जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब अगला देखिए फ्रेंड, इसमें प्रशासन और लोक प्रशासन में अंतर। तो प्रशासन और लोक प्रशासन में अंतर देखिए, तो पहला इसमें हम आपको बताएंगे प्रशासन और उसके बाद बताएंगे फिर लोक प्रशासन। तो पहला देखिए इसमें प्रशासन। तो प्रशासन एक सामान्य शब्दावली है जिसका परिप्रेक्ष्य व्यापक होता है। इसके बाद फिर दूसरा होता है कि प्रशासन का संबंध कार्यों को संपन्न कराने से होता है जिससे कि निर्धारित लक्ष्य पूरे हो सके। इसके बाद फिर अगला आता है कि आमतौर से प्रशासन एक क्रिया भी है और प्रक्रिया भी है, दोनों ही है ये। इसके बाद फिर अगला आता है कि प्रशासन एक सार्वभौमिक क्रिया है जिसे समस्त प्रकार के समूहों प्रयत्नों में देखा जा सकता है, अब चाहे वह परिवार हो, राज्य हो या अन्य कोई भी सामाजिक संघ हो। इसके बाद फिर अगला आता है कि प्रशासन उन समस्त क्रियाओं का नाम है जो सामान्य लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सहयोगात्मक रूप में प्रस्तुत की जाती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। इसके बाद फिर आगे आ जाता है कि प्रशासन एक से अधिक व्यक्तियों के द्वारा विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए सहयोगी ढंग से किया जाने वाला कार्य होता है। इसके बाद फिर अगला आता है कि प्रशासन के अंतर्गत लोक प्रशासन और निजी प्रशासन दोनों ही शामिल किए जाते हैं। ठीक है, ये तो हमने आपको बताया प्रशासन के बारे में। अब देखिए इसमें लोक प्रशासन के बारे में। तो लोक प्रशासन का परिप्रेक्ष्य या इसका क्षेत्र संकुचित होता है क्योंकि यह सार्वजनिक नीतियों से ही संबंधित होता है। ठीक है, इसके बाद फिर लोक प्रशासन दोहरे स्वरूप वाला है और यह अध्ययन, अध्यापन एवं अनुसंधान का शैक्षणिक विषय होने के साथ साथ क्रियाशील विज्ञान भी है। इसके बाद फिर अगला आता है कि लोक प्रशासन का संबंध सार्वजनिक नीति के निर्माण और उसके क्रियान्वयन से है और यह नीति विज्ञान और प्रक्रिया होती है। इसके बाद फिर
अगला आता है लोक प्रशासन से संबंधित पॉइंट जो आपको याद रखना है कि लोक प्रशासन का संबंध विशेष रूप से सरकारी क्रियाकलापों से ही होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर आगे आ जाता है कि इसके अंतर्गत वे सभी प्रशासन आ जाते हैं जिनका जनता पर पर्याप्त प्रभाव पड़ता है। ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। इसके बाद फिर अगला आता है कि लोक प्रशासन सरकार के कार्य का वह भाग है जिसके द्वारा है। ठीक है, तो लोक प्रशासन सरकार के कार्य का वह भाग है जिसके द्वारा सरकार के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की प्राप्ति होती है। फिर इसके बाद में लोक प्रशासन ऐसे उद्देश्यों का क्रियान्वयन है जिन्हें जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों ने निर्धारित किया है। इसके बाद फिर अगला आता है कि इन उद्देश्यों की प्राप्ति लोक सेवाओं के द्वारा सहयोगी ढंग से की जाती है। इसके बाद फिर अगला आता है कि लोक प्रशासन का संबंध सार्वजनिक मतलब सरकार से संबंधित प्रशासन से है। तो लोक प्रशासन का सीधा सा मतलब है सरकार से संबंधित, इसमें किसी भी निजी प्रशासन को शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, तो प्रशासन होता है तो प्रशासनिक व्यापक अवधारणा होती है, और जो लोक प्रशासन होता है तो लोक प्रशासन का संबंध सिर्फ और सिर्फ सरकारी प्रशासन से होता है। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हमने प्रशासन और लोक प्रशासन के अंतर हमने आपको बताए हैं जो आपको याद रखना है। तो 5 नंबर में भी यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो जैसा आपसे क्वेश्चन पूछा जाए वैसा आपको आंसर लिखना होगा। ठीक है फ्रेंड, तो इसका जो बचा हुआ पार्ट है वह हम आपको नेक्स्ट क्लास में पूरा पढ़ाएंगे। इस टॉपिक से आपसे 5 नंबर के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, या फिर आपसे 11 नंबर के क्वेश्चन भी पूछा जा सकते हैं, 3 नंबर के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो जैसा आपसे क्वेश्चन पूछे वैसा आपको आंसर लिखना होगा। तो इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी आपके लिए लेकर वीडियो प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।